जब भी हम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है हिरोशिमा एंड नागासाकी का एक्सप्लोजन, जिसने वर्ल्ड वॉर 2 को तो खत्म करा ही करा, साथ में वॉरफेयर को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। बट अगर मैं कहूँ कि हिरोशिमा एंड नागासाकी से ही बड़ा इंसिडेंट यूएसएसआर के चेरनोबिल में हुआ था, जहाँ पे रेडिएशन का लेवल ऑलमोस्ट डबल था, इवन 400 टाइम्स मोर रेडियोएक्टिव मटेरियल एनवायरनमेंट के अंदर सीधा कंटामिनेटेड हुआ था। But a nuclear accident in the Soviet Union at Chernobyl reactor 4, the scene of the total meltdown. That explosion at a nuclear plant in the Soviet Union. Nuclear reactor in Ukraine's Chernobyl power plant. Explosions powerful enough. वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब का कलेक्शन सोवियत यूनियन के पास था, इतना ज्यादा कि वो चाहे तो पूरे वर्ल्ड को एक बार में डिस्ट्रॉय कर सकता था। बट कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन ने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करा और उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब की जगह न्यूक्लियर एनर्जी पे अपना फोकस करा और बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट को अपनी पूरी कंट्री के अंदर एस्टेब्लिश किया। उनमें से एक था चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो असलियत में चेरनोबिल सिटी से 16 किलोमीटर दूर था, एक छोटी सी टाउन के अंदर जिसका नाम था प्रेपियट। इस न्यूक्लियर फैसिलिटी के अंदर 4 आरबीएम के डिजाइन वाले रिएक्टर्स थे, जिन्हें एक एक करके इंस्टॉल किया गया था, जिनमें से न्यूक्लियर रिएक्टर 1 एंड 2 का जो ऑपरेशनबिलिटी है वो 1977 में चालू हुई, जबकि रिएक्टर नंबर 3 स्टार्ट हुआ था 1981 में एंड रिएक्टर नंबर 4 स्टार्ट हुआ था 1983 में। एंड ईच रिएक्टर प्रोड्यूस करता था 1000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी, मतलब चेरनोबिल पावर प्लांट अकेले 10% एनर्जी का प्रोडक्शन करता था यूक्रेन की। एंड रिएक्टर नंबर 4 के साथ एक सेफ्टी टेस्ट को परफॉर्म किया जाना था, जो ये इंश्योर करता है कि वाटर पंपिंग जो है वो कंटिन्यूस होगी या नहीं होगी इमरजेंसी कंडीशन में। इससे पहले हम ये समझ रहे थे कि वाटर पंपिंग एंड वाटर सर्कुलेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है एक रिएक्टर के लिए। इवेंचुअली वाटर को पंप कराया था टुवर्ड द रिएक्टर एंड वो रिएक्टर को ठंडा तो करता ही करता, साथ में स्टीम में कन्वर्ट होकर टरबाइंस को घुमाते, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अगर हम वाटर को पंप नहीं करेंगे तो रिएक्टर ओवरहीट होकर मेल्ट भी हो सकता है न्यूक्लियर डिस्चार्ज के साथ। बस इसी चीज को इंश्योर करने के लिए अगर इमरजेंसी कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो हम पंप्स को 24 घंटे ऑन कैसे रखेंगे, एक सेफ्टी टेस्ट परफॉर्म किया जाना था। 24 घंटे वाटर पंप को चलाने के लिए 4 डीजल पावर जनरेटर्स को इंस्टॉल किया गया फैसिलिटी के अंदर। बट इन डीजल पावर जनरेटर्स के साथ एक प्रॉब्लम थी, इन्हें स्टार्ट होने में कम से कम 60 सेकंड का टाइम लगता था एंड ये 60 सेकंड का वॉइड इतना काफी था एक रिएक्टर को मेल्ट करने के लिए। अब साइंटिस्ट ने 60 सेकंड के गैप को भरने के लिए एक यूनिक सॉल्यूशन निकाला, वो था डेड होती हुई टरबाइन। मतलब टरबाइन अपने कुछ आखिरी राउंड्स में इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती कि वो 60 सेकंड के इस वॉइड को फिल कर सके। बस इसी इमरजेंसी टेस्ट को चौथी बार रिएक्टर नंबर 4 में ट्राई करके देखना था, क्योंकि इससे पहले 3 बार फेल हो चुका था। एंड इस सेफ्टी टेस्ट को परफॉर्म करने की जिम्मेदारी डिप्टी चीफ इंजीनियर एंटोनी डाइटलॉफ को दी गई। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर काम कैसे करता है। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर के 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है मॉडरेटर, जो उसे इंक्रीज करता है, दूसरा होता है कंट्रोल रोड, जो उसे डिक्रीज करता है, और तीसरा होता है हमारा फ्यूल रोड, जिसके अंदर यूरेनियम 235 डाला जाता है। अब यूरेनियम को फ्यूल रोड्स के अंदर डाला जाता है, जिसके अंदर होता है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन का मतलब होता है जब हम एक न्यूट्रॉन को कोलाइड करवाते हैं यूरेनियम के साथ, तो वो 2 यूरेनियम के एटम में स्प्लिट होता है विद 3 न्यूट्रॉन, और इसके बीच में मिलती है बहुत सारी एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ हीट। एंड ये न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन बिलियन टाइम्स रिपीट होती है एक कंट्रोल वे में न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, उसे चेन रिएक्शन भी कहा जाता है। अब न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रोड्स का यूज करा जाता है, जो असलियत में हमारे बोरोन के बने होते हैं। बोरोन बहुत तगड़ा एब्जॉर्बर होता है न्यूट्रॉन का, जितने ज्यादा हम न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेंगे उतना ज्यादा रिएक्शन पे ब्रेक लगेगा। एंड थर्ड पार्ट होता है अपना मॉडरेटर का। मॉडरेटर असलियत में ग्रेफाइट के बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं जो रिएक्शन को सस्टेन करते हैं, और रिएक्शन को सस्टेन करके उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है न्यूट्रॉन के कोलिजन की, उसे इंक्रीज करते हैं। इन शॉर्ट वे में मॉडरेटर रिएक्शन को इंक्रीज करता है एज ए एक्सीलरेटर। अगर हम सिंपल वर्ड्स में किसी भी रिएक्टर को समझना चाहें तो बस इतनी सी बात होती है, जो रिएक्टर होता है उसके अंदर जितना हम कंट्रोल रोड्स डालेंगे उतना ज़्यादा रिएक्शन कम होगा, एंड मॉडरेटर रिएक्शन को बढ़ाता है, जबकि फ्यूल रोड्स के अंदर यूरेनियम 235 होता है, जिसके अंदर कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन होता है। एंड इस सेफ्टी टेस्ट को परफॉर्म करने की जिम्मेदारी डिप्टी चीफ इंजीनियर एंटोनी डाइटलॉफ को दी गई। रात के 1:10 पे एकिमोव को ऑर्डर दिया जाता है बाय द डिप्टी चीफ इंजीनियर की वो पावर को 1600 मेगावाट से 700 मेगावाट तक डिक्रीज कर दें।
इसे अचीव करने के लिए जैसे शिफ्ट इंचार्ज एक्कीमोव कंट्रोल रोड्स को न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर डालने लगते हैं तो पहले रिएक्टर की पावर 1600 मेगावाट से 900 मेगावाट डिक्रीज होती है, फिर अचानक से वो सीधा 500 मेगावाट तक पहुंच जाती है। एंड आफ्टर कुछ सेकंड के बाद जो रिएक्टर की पावर होती है जो 500 मेगावाट पे होती है वो अचानक से अगेन गिर जाती है सिर्फ और सिर्फ 30 मेगावाट्स पे, जो कि एक रिएक्टर के लिए बहुत ज़्यादा कम होती है। इस 30 मेगावाट के नंबर को देखने के बाद एक्कीमोव और उनके क्रू बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, पर डिप्टी चीफ इंजीनियर एंटोनी को इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जैसे सब कुछ नॉर्मल चल रहा हो। शिफ्ट इंचार्ज इन सारी कंडीशन को समझने के बाद इस डिसीजन पे आते हैं कि जो कोर है उसके अंदर जेनॉन पॉइजनिंग हो गई है। जेनॉन की वजह से जो रिएक्टिविटी है, जो टेम्परेचर है कोर का, वो ऑलमोस्ट नील हो चुका है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो चुका है। और इस बात को डिप्टी चीफ इंजीनियर एंटोनी को समझाते कि अभी के अभी हमें ये इमरजेंसी टेस्ट को ड्रॉप कर देना चाहिए, पर एंटोनी उनकी बात को नेगलेक्ट कर देते हैं और टेस्ट को कंटिन्यू रखने का डिसीजन लेते हैं, जो कि पूरा का पूरा वॉयलेशन था सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का। सारी सिचुएशन को इग्नोर करते हुए जो डिप्टी चीफ इंजीनियर थे एंटोनी, वो शिफ्ट इंचार्ज एक्कीमोव को पावर बढ़ाने के लिए कहते हैं ताकि वो टेस्ट को कंटिन्यू कर सकें। एंड एंटोनी शिफ्ट इंचार्ज एक्कीमोव को 700 मेगावाट तक पावर को इंक्रीज करने के लिए ऑर्डर देते हैं, पर एक्कीमोव ये सब करने से मना कर देते हैं, ये बोल के कि सेफ्टी वॉयलेशन होगा, सेफ्टी प्रोटोकॉल का वॉयलेशन होगा, वो ये नहीं कर सकते। एंड शिफ्ट इंचार्ज एक्कीमोव ना चाहते हुए भी सारी की सारी कंट्रोल रोड्स को निकालते हैं ताकि पावर को 700 मेगावाट तक बढ़ाया जाए। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, जितना भी जेनॉन प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर कोर के अंदर, वो पूरा का पूरा बर्न हो जाता है, डीकम्पोज हो जाता है। और न्यूक्लियर कोर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 6 ही कंट्रोल रोड्स होती है, मतलब कोई भी ऐसा फैक्टर कोर के अंदर प्रेजेंट नहीं होता जो न्यूक्लियर रिएक्शन को रोके या फिर ब्रेक की तरह काम करे। ड्यू टू विच जो न्यूक्लियर रिएक्टर की पावर होती है वो 200 मेगावाट से 2000 मेगावाट कब पहुंचती है विद इन सेकेंड किसी को पता नहीं चलता, वो कुछ सेकंड के अंदर ही 10 गुना ज़्यादा पावर बढ़ जाती है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर और इतनी ज़्यादा पावर बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर कोर के अंदर पूरी फैसिलिटी के अंदर शॉक वेव और वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ जाती है। इन सब कंडीशन को देखने के बाद जो शिफ्ट इंचार्ज होते हैं एक्कीमोव, वो बिगर किसी परमिशन के डिप्टी चीफ इंजीनियर के वो ऑटो शटडाउन बटन को इंगेज कर देते हैं 1:23 पर। शिफ्ट इंचार्ज एक्कीमोव को इस बात का पूरा भरोसा था, पूरा बिलीव था कि जो ऑटो शटडाउन बटन है AZ-5 वो रिएक्टर को अपने आप शट डाउन कर देगा और इन सब कंडीशंस पे वो कंट्रोल पा लेंगे और वाइब्रेशन बंद हो जाएगी। एज पर द सेफ्टी प्रोटोकॉल AZ-5 बटन ही सबसे बेस्ट सोल्यूशन था इन सब कंडीशन को ओवरकम करने के लिए। कंट्रोल रूम के अंदर किसी ने भी नहीं सोचा था जो AZ-5 बटन है, जो रिएक्टर को इमरजेंसी कंडीशन में शट डाउन करने के लिए बनाया गया, वो उल्टा रिएक्शन को बढ़ा देगा। देखते देखते कुछ सेकंड के अंदर ऑलमोस्ट 45 सेकंड बाद जो रिएक्टर की पावर होती है वो 3300 मेगावाट तक पहुंच जाती है। प्रॉब्लम की बात यह थी कि जो RBM के डिज़ाइन था वो खाली 3200 मेगावाट तक ही सस्टेन कर सकता था। 1:23 और 50 सेकंड पे जो कंट्रोल रोड्स के कवर होते हैं वो क्रिकेट बॉल की तरह उछलने लग जाते हैं। उनका वेट कितना होता है 350 किलो का होने के बाद वो क्रिकेट बॉल की तरह उछलने लग जाते हैं, जबकि रिएक्टर की जो सीलिंग होती है जो 1000 kg की लिड से कवर्ड होते हैं वो भी कागज़ के पन्ने की तरह उड़ जाती है और सारा का सारा न्यूक्लियर मटीरियल डिस्चार्ज होता है एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन के साथ और पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है। इस बहुत बड़े न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद जो रेडियो एक्टिविटी का लेवल होता है हिरोशिमा एंड नागासाकी से ऑलमोस्ट डबल होता है। इवन 400 टाइम ज़्यादा रेडियो एक्टिव मटीरियल एटमॉस्फेयर के अंदर डिस्चार्ज होता है। शिफ्ट इंचार्ज और बाकी जितने भी लोग कंट्रोल रूम के अंदर प्रेजेंट थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रेडिएशन का एक्सपोजर होता है और उन्हें हॉस्पिटलाइज करा जाता है। जितने भी लोग कंट्रोल रूम के अंदर प्रेजेंट होता है हाई लेवल ऑफ रेडिएशन की वजह से उन्हें हॉस्पिटलाइज करा जाता है और उन्हें बाकी ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाता है। सबसे पहले इंसिडेंट वाली जगह पे फायर फाइटर्स पहुंचते हैं ये सोच के कि जो फायर है वो एक नॉर्मल फायर है जिसे अपने वो इक्विपमेंट और पानी से बुझा देंगे, पर उन्हें क्या पता था जिस चीज़ से वो डील कर रहे हैं वो असलियत में एक न्यूक्लियर कोर में लगने वाली न्यूक्लियर फायर है। फायर फाइटर्स जाने अनजाने में जितना भी न्यूक्लियर डिब्रीज होता है उससे अपने हाथों से उठा के फेंकते ताकि रूट क्लियर हो सके और अपने इक्विपमेंट को आगे और आगे ले जा सके टुवर्ड द इंसिडेंट पॉइंट। जितने भी फायर फाइटर्स थे उन बेचारों को क्या पता था कि जिसे वो रॉक समझ रहे हैं असलियत में वो न्यूक्लियर कोर के पार्ट्स हैं जो कि हैजार्डस और हाईली रेडियो एक्टिव हैं। वो फायर फाइटर जिन्होंने कार्बन ग्रेफाइट के ब्लॉक्स को अपने हाथों से उठा के फेंका तो उनकी स्किन ऑलमोस्ट डीकम्पोज हो जाती है और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। बाद में जब USSR की गवर्नमेंट को ये बात पता चलती है कि जो रेडिएशन है वो चेर्नोबिल से निकल के पोलैंड और ईस्ट जर्मनी तक पहुंच गया तो वो सारे के सारे चेर्नोबिल को आर्मी को सौंप देते हैं और न्यूक्लियर फायर को बुझाने की जिम्मेदारी आर्मी को दे देते हैं।
आर्मी अपने सारे मिलिट्री हेलीकॉप्टर के साथ जितना भी उनके पास बोरोन होता है, लीड होता है, सैंड होता है, वो एक्सपोज न्यूक्लियर कोर के ऊपर डंप करना चालू कर देते हैं। अप्रोक्स 10-12 दिन तक कंटिन्यूस डंपिंग करने के बाद सैंड और क्ले की जो न्यूक्लियर कोर की फायर होती है वो तो बुझ जाती है, पर जो रेडिएशन होता है वो अभी भी एमिट कर रहा होता है। मैसिव 5000 टन ऑफ सैंड, क्ले एंड बोरोन डालने के बाद एंड 3-4 हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी क्रैश करवाने के बाद सोवियत आर्मी आग को तो बुझा देती है, पर एक नई प्रॉब्लम के बारे में पता चलता है। असलियत में जो न्यूक्लियर कोर के अंदर न्यूक्लियर फायर लगी होती है वो सैंड, क्ले और बोरोन की वजह से एक न्यूक्लियर लावा में कन्वर्ट हो जाती है। ये न्यूक्लियर लावा जो न्यूक्लियर रिएक्टर का बेस होता है, जो रीइंफोर्स कंक्रीट से बना होता है, उसे धीरे धीरे मेल्ट करके ग्राउंड वाटर की तरफ बढ़ना चालू हो जाता है। एंड वाटर सप्लाई को कंटिन्यूस रखने के लिए जो डिजाइनर्स थे न्यूक्लियर पावर प्लांट के, उन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर के नीचे बहुत बड़े 3 वाटर टैंक्स बनाए थे ताकि वाटर की कभी भी कमी ना हो और न्यूक्लियर रिएक्टर को हमेशा पानी मिलता रहे। बट ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात थी, क्योंकि जैसे ही रेडियो एक्टिव लावा इस वाटर टैंक के कांटेक्ट में आता था, एक बहुत बड़ा स्टीम एक्सप्लोजन हो सकता था। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये जो टैंक्स थे इनके अंदर 7000 क्यूबिक मीटर रेडियो एक्टिव वाटर स्टोर था, और जैसे ही रेडियो एक्टिव लावा रीइंफोर्स कंक्रीट को मेल्ट करके इनके कांटेक्ट में आता तो 4 मेगाटन जितना बड़ा धमाका हो सकता था। अब जब 70 लाख लीटर वाटर अचानक से वेपोराइज होता तो इसकी वजह से 4 मेगाटन का न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था 30 किलोमीटर की एरिया के अंदर जो भी चीज़ आती है उसे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। इवन जो एडजेसेंट 3 एक्टिव न्यूक्लियर पावर प्लांट थे वो भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। इस न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद जो शॉकवेव थी वो 200 किलोमीटर दूर तक रेडियो एक्टिव मटेरियल को फैला देती है, यानी ये 200 किलोमीटर का एरिया इनहेबिटेबल बन जाता फॉर दी लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड इस एरिया में रहने वाले 80 मिलियन पीपल की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैंसर और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स की वजह से डेथ हो जाती है। एंड इस एक्सप्लोजन को रोकने के लिए आर्मी के पास सिर्फ एक ही तरीका था, वो ये था कि इस रेडियो एक्टिव वाटर के अंदर स्विम करके इमरजेंसी वाल्व को ओपन करना, जिससे सारा का सारा वाटर इन टैंक से निकल जाता और ये खतरा टल जाता। एंड कोई भी सोल्जर इस रेडियो एक्टिव वाटर के अंदर स्विम करने को एग्री नहीं था। ऐसे में 3 वर्कर अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके 80 मिलियन पीपल की लाइफ को बचाने के लिए इस रेडियो एक्टिव वाटर में स्विम करने के लिए रेडी हो गए। एंड इन चेर्नोबिल हीरोज का नाम था एनेन्को, बेस्पेल्वो एंड बोरोनोव। एंड इन तीनों ने रेडियो एक्टिव वाटर के अंदर स्विम करा और इमरजेंसी वाल्व को ओपन करके तीनों टैंकों को खाली कर दिया। एंड ये तीनों ही रेडियो एक्टिव वाटर के अंदर स्विम करने के बाद भी सक्सेसफुली सरवाइव कर गए। एंड वेयर एनेन्को एंड बेस्पेल्वो आज भी कीव के अंदर रह रहे हैं। एंड जबकि बोरोनोव की हार्ट अटैक की वजह से 2005 में डेथ हो गई है। बाकी ग्राउंड वाटर को बचाने के लिए सोवियत आर्मी जितना भी उनके पास लिक्विड नाइट्रोजन होता है इसे हीट एक्सचेंजर की फॉर्म में न्यूक्लियर रिएक्टर के नीचे इंस्टॉल कर दिया जाता है। अब सोवियत आर्मी के काउंटलेस एफर्ट्स के बाद जो लावा और रेडियो एक्टिव फायर होते हैं उस पर तो कंट्रोल पा लिया जाता है, पर रेडिएशन अभी भी लीक कर रहा होता फ्रॉम दी कोर, जिसे कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही तरीका था, एक एंटी रेडिएशन कवर को बनाना पूरी फैसिलिटीज के ऊपर। एंड इस कवर को बनाने में $2 बिलियन का खर्चा आया और ये माना जाता है ये कवर आने वाले 100 साल तक रेडिएशन को लीक होने से बचाएगा। बाकी AZ5 बटन जो कि इमरजेंसी बटन था जिसका काम था रेडियो एक्टिविटी को कम करना, वो बैकफायर क्यों कर जाता है इसके पीछे 2 थ्योरी दी गई। पहली थ्योरी के अकॉर्डिंग जो डिप्टी चीफ इंजीनियर है एंटनी, उनके गलत डिसीजन की वजह से ऐसे सर्कमस्टेंसेस ऐसी कंडीशन क्रिएट हो गई जिसकी वजह से बैकफायर कर। जबकि दूसरी थ्योरी RBMK के डिजाइन मिस्टेक्स के बारे में इंडिकेट करती। डिजाइन मिस्टेक जो कि RBMK रिएक्टर की कंट्रोल रोड्स के अंदर की गई थी। कंट्रोल रोड्स के टिप्स पे ग्रेफाइट होने की वजह से जैसे ही AZ5 बटन को इंगेज करा जाता है जितनी भी कंट्रोल रोड्स होती है और न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जाती है रिएक्टिविटी को कम करने के लिए, बट टिप्स पे ग्रेफाइट होने की वजह से रिएक्टिविटी कम होने की जगह बढ़ जाती है। एंड AZ5 बटन जो कि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग बनाया गया था वो बैकफायर कर जाता है। चेर्नोबिल की रॉक, ट्री एंड सोइल सारे के सारे रेडियो एक्टिव और लाइफ के लिए इनहेबिटेबल है। रेडियो एक्टिविटी के लेवल बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई होने की वजह से वहाँ पे आज भी म्यूटेंट एनिमल को स्पॉट किया जाता है। अचंभे की बात यह है कि इतने बड़े न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद आज भी RBMK डिज़ाइन वाले 8 न्यूक्लियर रिएक्टर रशिया के अंदर काम कर रहे हैं।